हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्टिब्रेट्स में होने वाली रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये इसका पार्ट 1 है, जिसमें कि हम 3 एनिमल्स में यूग्लिना, नेरीज और हिरुडिनेरिया में होने वाले एक्वेटिक रेस्पिरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्वेटिक रेस्पिरेशन यानी कि जल में होने वाला श्वसन। वे एनिमल जो कि जल में निवास करते हैं और रेस्पिरेशन के लिए जल में डिज़ोल्व ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, उनमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। तो यहाँ हम कुछ प्रारूपी प्राणियों में होने वाले एक्वेटिक श्वसन और उससे संबंधित अंगों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है यूग्लिना। यूग्लिना में एक्वेटिक रेस्पिरेशन किस प्रकार से होता है? ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है जो कि वाटर में पाया जाता है, और इसकी जो बॉडी सरफेस होती है या जो पेलिकल या प्लाज्मा लेमा होता है, उसमें सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूग्लिना एक यूनिसेलुलर एनिमल है। ये स्वच्छ जल में रहता है और इसमें रेस्पिरेशन के लिए कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता है। ये अपनी आवश्यकता के अनुसार जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और पानी में ऑक्सीजन की जो घुलनशीलता होती है वो वायु की तुलना में काफ़ी कम होती है। फिर भी जल में ऑक्सीजन की मात्रा कोशिका द्रव्य की तुलना में अधिक होती है। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन की विधि द्वारा यूग्लिना ऑक्सीजन ग्रहण करता है। क्योंकि बाहर हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन होता है, बॉडी के अंदर कम होती है, तो जो ऑक्सीजन है वो हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लो कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ बढ़ती है। और इसमें इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो इस ऑक्सीजन को इसकी जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसके लिए यूज़ करता है। जैसे कि इसके अंदर जो ये एनर्जी होती है ये एटीपी के रूप में यहाँ पर स्टोर होती है, जो कि इसके फॉस्फेट बॉन्ड में पाई जाती है। इस प्रकार से यूग्लिना की जो पूरी बॉडी सरफेस होती है वो ही डिफ्यूज़न के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, यानी कि रेस्पिरेशन की क्रिया करती है। डिफ्यूज़न एक्चुअली वह मेथड है जिसमें कि पदार्थों का हाई कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ गमन होता है। तो यूग्लिना में गैसों का आदान प्रदान भी इसी मेथड के द्वारा होता है। ऑक्सीजन जो होती है वो डिफ्यूज़ होकर कोशिका द्रव्य में जाती है, जहाँ की ये कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके उससे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करती है। एनर्जी को हाई एनर्जी बॉन्ड्स वाले जो यौगिक होते हैं, जैसे कि एटीपी है, उनके रूप में इन्हें स्टोर कर लिया जाता है, और इस प्रकार से रेस्पिरेशन की क्रिया से उत्पन्न जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जल में वापस विसरित कर दी जाती है। क्योंकि कोशिका द्रव्य में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति के कारण इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जल में विलय क्षमता भी ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शीघ्र ही डिफ्यूज़ होकर बाहर चली जाती है। इस प्रकार इसमें डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। अब हम देखते हैं कि नेरीज के अंदर किस प्रकार से रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। नेरीज भी समुद्र में रहने वाला प्राणी है, और समुद्र के जल में स्वच्छ जल की तुलना में ऑक्सीजन की जो विलय की क्षमता होती है वो और भी कम होती है। नेरीज एक मल्टीसेलुलर एनिमल है, लेकिन फिर भी इसमें श्वसन के लिए कोई विशेष ऑर्गन नहीं पाया जाता है। जैसे प्रोटोजोन्स है, उनकी तुलना में इसकी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लार्ज होती है, लेकिन फिर भी इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए नहीं होता है। नेरीज की जो स्किन होती है और जो पैरापोडिया होते हैं, उनमें ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा रहता है, और नेरीज के रक्त में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जो होता है इरिथ्रोकोरिन।
इसमें ऑक्सीजन वहन की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। नेरिस में गैसों का एक्सचेंज ब्लड और जल के बीच में डिफ्यूजन के द्वारा होता है। और इसमें एक जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है। और क्योंकि नेरिस एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, इसलिए इसकी शरीर की प्रत्येक कोशिका तो जल के संपर्क में नहीं आ सकती है। इसलिए इसमें क्या होता है कि कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य जो होता है वो ब्लड करता है। अर्थात इसमें जब बाहरी जल में ऑक्सीजन की सांद्रता और आंशिक दाब अधिक होता है, इसलिए ऑक्सीजन रक्त में विसरित हो जाती है और रक्त में उपस्थित जो पिगमेंट होता है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, वो ऑक्सीजन का वहन करता है और ये वर्णक शरीर के उन भागों में ऑक्सीजन को मुक्त करता है जहाँ पर कि इसकी कमी होती है। इस प्रकार से शरीर के समस्त भागों को ऑक्सीजन का वितरण हो जाता है। यह ऑक्सीजन कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शारीरिक गतिविधियों के संचालन में सहायक होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पुनः रेस्पिरेटरी सरफेस या सामान्य शारीरिक सतह या फिर पैरापोडिया के द्वारा जल में विसरित कर दी जाती है। इस प्रकार यूग्लिना की तरह नेरिस में भी श्वसन की जो क्रिया होती है वो डिफ्यूजन के द्वारा होती है। अब तीसरा एनिमल जो कि जिसके अंदर रेस्पिरेशन या एक्वेटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है वो है हिरुडिनेरिया। इसे कैटल लीच भी कहते हैं। ये एक तरह का एक्टोपैरासाइट है, एनेलिडा फाइलम का है ये। इसमें भी कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है और इसकी भी जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और ये बहुत पतली और हाईली वेस्कुलराइज होती है। क्योंकि ये एक एक्वेटिक एनिमल है, लेकिन ये जल में न रहकर स्वच्छ जल में पाया जाता है, मतलब समुद्री जल में न रहकर ये स्वच्छ जल में रहता है। इसमें जो श्वसन है वो शरीर की सामान्य सतह या त्वचा के द्वारा होता है। तो अर्थात इसकी जो स्किन है वो प्रोटेक्शन के अलावा रेस्पिरेशन जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। इसकी स्किन पर एक पतला सा म्यूकस का आवरण पाया जाता है और इसमें ऑक्सीजन जो होती है वो उसके विभिन्न भागों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचाई जाती है। हिरुडिनेरिया की त्वचा में हीमोसिलोमिक कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। इसके अंदर द कैपिलरीज कंटेनिंग द हीमोसिलोमिक फ्लूइड एक्सटेंड्स इन बिटवीन द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। यानी कि इसकी त्वचा में जो हीमोसिलोमिक कैपिलरीज होती है उसका जाल बिछा रहता है और इनके हीमोसिलोमिक फ्लूइड में हीमोग्लोबिन नामक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को वहन कर सकता है और इसमें गैसों का आदान प्रदान जल तथा हीमोसिलोमिक द्रव के बीच में डिफ्यूजन की मेथड के द्वारा होता है। क्योंकि जल में ऑक्सीजन की सांद्रता और आंशिक दाब अधिक होता है, इसलिए जल से ऑक्सीजन जो होती है वो विसरित होकर हीमोसिलोमिक द्रव में आ जाती है और यहाँ से ये हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर के विभिन्न टिश्यूज तक ले जाई जाती है जहाँ पर कि इनकी आवश्यकता होती है। जहाँ इनकी आवश्यकता होती है वहाँ उनका वितरण कर दिया जाता है और इस प्रकार से ये ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं में ग्लूकोज का
ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, जैसा कि हमने पिछले 2 एनिमल्स में देखा था, नेरीज वगैरह में। कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हीमोसिलोमिक द्रव के द्वारा त्वचा में लाई जाती है, जहां से ये विसरण विधि के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो त्वचा की एपिडर्मिस पारगम्य झिल्ली की तरह यहाँ कार्य करती है, और एपिडर्मिस में पाई जाने वाली जो म्यूकस ग्लैंड्स है उनके द्वारा सिक्रेट होने वाला जो म्यूकस है वो हमेशा इसकी स्किन को नम बनाए रखता है, जिससे कि ये गैसों का आदान प्रदान आराम से हो सकता है। थैंक यू।